हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ अकल्ट बैच। लास्ट एपिसोड की असाइनमेंट्स हमने अपलोड कर दी है ऐप पर, जल्दी से जाके उसको सॉल्व करिए। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो ऐप में दिए गए नंबर पर फटाफट उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं टाइमली आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। अकल्ट बैच कंप्लीट प्रिपरेशन मॉड्यूल है एचटेट, सीटेट, DSSB, NVS, KVS जैसे किसी भी TGT एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपका साथी कोई इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैक्सिमम उन लोगों तक इस बैच को पहुंचाइए। साथ ही साथ अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको टाइमली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें जो भी अपडेटेड कंटेंट पर आ रही हैं। आज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने सबसे पहले बात की थी मैटर और एनर्जी के बारे में कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, इंटर कन्वर्जन रिलेशनशिप्स क्या है, मैटर को किस तरीके से एनर्जी और एनर्जी को किस तरीके से मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्पेस और मास का 3 डायमेंशनल टर्म्स में मीनिंग क्या है। जब आप मैटर की डेफिनेशन देते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, तो उसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दोज टर्म्स। फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या हैं, रियल मीनिंग क्या है, हाउ डू दे आर रिलेटेड टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाउ डू दे आर रिलेटेड टू फॉर्मूलाज, किस तरीके से फिजिकल और केमिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज होती है, और कंपोजिशन का रियल मीनिंग क्या है। क्या कंपोजिशन का मतलब है फॉर्मूला चेंज होना या कोई और मीनिंग है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो यूट्यूब और ऐप दोनों पर ही फ्री अवेलेबल है। ये लेक्चर भी एक दिन के बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ऐप पर ये जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर अभी भी आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उसको समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाता हूं। एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें भगवान श्री राम भगवान हनुमान को आदेश देते हैं कि भैया जाओ और सीता माता की खोज खबर लेके आओ, जब रावण ने कहते हैं कि उनको अपहरण उनका कर लिया बेसिकली। अब कहानी यहां से शुरू होती है तो हम इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि भगवान हनुमान उड़ के लंका तक जाते हैं और वहां से खोज खबर लेके वापस आते हैं। बट क्या किसी इंसान का उड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, साइंटिफिकली हम इसे से कैसे कहेंगे, क्योंकि उनके पास ना कोई पैराशूट है ना कोई वो प्लेन यूज कर रहे हैं। तो क्या इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है? बिल्कुल। देखो, आइंस्टाइन की हमारे पास एक बेसिक थ्योरी आती है, एक बेसिक इक्वेशन आती है जिसमें हम कहते हैं दैट E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेट्स से कि हमारे पास कोई 1 ग्राम सब्सटेंस है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है तो हम कहेंगे 0.001 kg है। सी दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जूल्स में। जब आप 1 ग्राम सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻13 जूल। 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर आप किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चलो, यहां तक की कहानी बिल्कुल सही है। अब अगर हम नॉर्मली बात करें भगवान हनुमान जी की, अगर आपने कोई फोटो देखी है तो एक 60 70 75 kg का हरियाणवी हंग टाइप 6 पैक वाला इंसान आपको दिखाई देता है, नो फैट्स, ओनली कंप्लीट बॉडी। तो अगर मैं हनुमान जी का वेट मान लेता हूं कि भाई 70 kg है, तो अकॉर्डिंग टू दैट 9 इंटू 10⁻13, तो भगवान हनुमान के अंदर कितनी एनर्जी हो गई, दैट कम्स आउट टू बी 63 इंटू 10⁻14 जूल। ये उनकी एनर्जी है अगर वो फ्लाई कर सकते हैं तो। अगली कहानी, एक कार, नॉर्मली कोई भी कार 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी लेती है, दैट टेक्स अराउंड 3.5 इंटू 10⁻6 जूल। अब अगर हम ये देखें कि हनुमान जी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, तो हनुमान जी ट्रेवल कर सकते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 10⁻6, और हमारे पास आंसर आ जाएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 18 इंटू 10⁻8, दैट विल बी किलोमीटर्स, यानी कि हनुमान जी इतने किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ट्रेवल कर सकते हैं। चलो,
अब देखो मैथमेटिकली ये नंबर बस हमें नंबर लग रही है, मैं आपको एक छोटा सा डाटा देता हूं जिससे ये चीज और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अर्थ की सरकमफ्रेंस क्या है? अर्थ की सरकमफ्रेंस है 40,075 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट। अब देखते हैं कि भगवान हनुमान एक बार में अपने मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो धरती के चक्कर कितने लगा सकते हैं? That will be 18 into 10 raised to power 8 divided by 40075 and it will be approximately 45,000. Approximately 45,000. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हम माइथोलॉजिकली जो चीजें पढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल हैं, अगर साइंटिफिक वे में उन्हें एक्सप्लेन किया जाए तो। अब मैं आपको ये चीज पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि अगर भगवान हनुमान उड़ रहे हैं तो वो अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो अपना साइज छोटा कर सकते हैं, अपना साइज बड़ा कर सकते हैं, यानी कि वो एटम्स के बीच में जो स्पेस है उसे कम कर सकते हैं, जो एटॉमिक लेवल्स में जो स्पेस है वो उसे कम कर सकते हैं। यानी कि एनर्जी से ही मैटर बनता है और मैटर से ही एनर्जी बनती है। तो हमारे पास कहानी ये आती है कि हम एनर्जी से मैटर बनाते हैं। अगर एनर्जी से ही मैटर बन रहा है तो गधा, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, इंसान, फूल, फ्लावर्स सब अलग अलग क्यों हैं? दैट्स द क्वेश्चन। और यहां से शुरू होता है हमारा टॉपिक, दैट इज अबाउट एटम, द यूनिवर्स एंड एटम। सुनने में जितना आसान लगता है, जितना इजी लगता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही बेहतरीन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन यहां से हर एक एग्जाम में, चाहे वो HTET हो, CTET हो, कोई भी एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन 101% आता है। वहम दूर करने के लिए, अगर आपको वहम होने लग जाए कि एटम तो आपको आता है, आप 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, वहम दूर करने के लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे हमेशा की तरह पूछ रहा हूं। अगर आपको लगे कि आपको ये क्वेश्चन आता है तो हां, आपको बिल्कुल भी ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगे कि आपको ये क्वेश्चन आता है, अगर आप एग्जैक्टली आंसर कर सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें मैंने पहले से लिखी हुई हैं। आई होप अब ये बेटर रहेगा। छोटी मोटी चीजें अगर एरर रहा हो तो ये राइटिंग एरर्स हैं। ओके, चलिए, तो हमारे पास पहले आपको बस करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, 6th-7th क्लास का, जेन्युइनली। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम कैन एग्जिस्ट फ्रीली लाइक हीलियम एंड नियोन, यानी कि नोबल गैसेस की तरह, जैसे हीलियम और नियोन वो एटॉमिक फॉर्म में घूमती है। तो हाँ, एटम एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। एटम्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। Two atoms of different element will have always different value of A. A शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लगे। A होता है किसी भी एटम का मास नंबर। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहां पर शायद थोड़ा आपको अजीब लगे एंड अब आप आंसर कर सकते हैं। किसी को लग रहा था कि सर फर्स्ट और सेकंड सही है, किसी को लग रहा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। सुनी सुनाई बातें। आपको क्या लग रहा है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, या चैट बॉक्स में मुझे फटाफट आंसर करके बताइए, और फिर देखते हैं आपको कितना ये टॉपिक समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। इसका आंसर है डी। कैन यू इमेजिन? ओनली एंड ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, जो कि आप सुनते आए हैं। हीलियम और नियोन एटम है या नहीं, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी कंसेप्ट उलझ गया। और ये मास नंबर वाला फंडा क्या है, तो ये क्वेश्चन आंसर पहले देख लीजिए। अगर फिर भी आपको लग रहा था कि आप एम्बिग्यूटी के बिना घबराए, बिना डरे, बिना किसी संशय के अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होने वाला है तो वहां पर चीजें और बदलने वाली हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये समझ में एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, तो इस लेक्चर के बाद आपको इसमें से हर एक चीज समझ में आएगी, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटम है क्या। क्या क्लेश है जो चला हुआ है इस दुनिया में इस एटम के कंसेप्ट के बारे में। चलो लेट्स से मेरे पास कुछ 2-3 चीजें हैं। मेरे पास एक लीफ है, ओके। इस लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो
सन की रेडिएशंस को पकड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं। मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा, जो बोर्ड पे मैंने लिख दी ना वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको नोट करना है, ध्यान रखना है। तो मैंने मैग्नीशियम लिख दिया। एक इंसान है अपने पास भाई, मान लो, अब इंसान है तो मान लो कि प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन से बना है तो मान लो इसके अंदर एक एटम है नाइट्रोजन, ठीक है। एक और मैं कोई चीज ले लेता हूं, लेट्स से मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा क्या निकाले इसमें से? लेट्स से भाई किसी का लव लेटर है, खूनी आशिक है कोई पुराने टाइम का, है ना, मर जाऊंगा कट जाऊंगा, है ना, पुराने टाइम में होते ना खून से लव लेटर लिख के देते थे। तो अब खून है, ब्लड है, सो देयर इज हीमोग्लोबिन, और अगर हीमोग्लोबिन है तो लेट्स से कि यहां पर है आयरन। सो वी हैव 3 डिफरेंट एटम्स फ्रॉम 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। 3 अलग अलग चीजों में से मैंने 3 अलग अलग एटम निकाले। क्या तीनों अलग अलग हैं? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि तीनों चीजें अलग हैं। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि तीनों चीजें अलग हैं या अलग हैं। मैग्नीशियम में से मैंने, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, तो मैग्नीशियम में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, नाइट्रोजन में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, और आयरन में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले। और सभी में से इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने उन्हें एक पैकेट के अंदर डाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकालो, बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, किसका इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने। इट्स नॉट अबाउट चांसेस। आप ये नहीं कह सकते मैथ्स की तरह कि हाँ भैया प्रोबेबिलिटी है 20 पर। मैं एग्जैक्ट आंसर पूछ रहा हूं, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। क्या आप ये बता सकते हैं? नहीं, आप कभी भी ये नहीं बता सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। तो इस दुनिया की शुरुआत कहां से हुई? इस दुनिया की शुरुआत हुई भाई एटम से। एटम वो चीज है जो इस दुनिया में डाइवर्सिटी लेके आ रहा है। एटम से पहले पूरी दुनिया बराबर है, सब कुछ, गधा, घोड़ा, बिल्ली, बकरी, पेड़, जिंदा चीज, मरी हुई चीज, हर एक चीज एटम से नीचे बराबर है। एटम है वो चीज जो इस दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी लेके आ रहा है। तो उस चीज को छोड़ दो यार, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम से छोटी बहुत सारी चीजें हैं। एटम छोटा है, कब है, क्यों है, कंडीशनली बात करेंगे, बट एटम वो चीज है जो इस दुनिया के अंदर डाइवर्सिटी लेके आ रहा है। इसीलिए हम एटम के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये वाली कहानी यहां तक एग्जैक्टली समझ में आ गई है। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर मुझे यहां तक कोई डाउट है, तो आप अभी भी मुझे बता सकते हैं कि यहां पर क्या डाउट है। लेकिन यही एटम की सच्चाई है, यही एटम का सत्य है। अब एक चीज और मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि भाई दुनिया में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। टोटल एटम आप कह सकते हैं कि 118 टाइप ऑफ एटम हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमने एटम्स के सिंबल क्यों बनाए? हमने डायरेक्टली ऐसे सिंबल क्यों नहीं बना दिए? लाइक मान लो कि मेरे पास नमक यानी कि सॉल्ट है, तो मैं सॉल्ट का ही सिंबल बना दूं एक्स। मेरे पास शुगर है तो मैं शुगर का सिंबल बना देता ना। मुझे शुगर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके सिंबल बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? वाई बना दो, सबके सिंबल बना देते। ऐसे हर एक सब्सटेंस के हम क्या करते? सिंबल। भाई देख तो इन्हीं को रहे हैं हम अपने आसपास, तो इन्हीं के सिंबल हमने क्यों नहीं बनाए? हमने कभी, देखो आप हो सकता है पढ़ा रहे हो सकता है आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप जब सिंबल बनाते हैं तो आप एटम्स को जोड़ के क्यों सिंबल बनाते हैं? आप बस लिख रहे हैं, आपने पढ़ा और आप लिख दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि एटम से सिंबल की शुरुआत आप क्यों कर रहे हैं। क्या हर एक इंसान ने ऐसे किया? नहीं, ऐसे नहीं किया। सबसे पहले अगर इंडियन फिलोसफर्स की हम बात करें, जो पुराने लोग थे, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये दुनिया बनी हुई है 5 एलिमेंट्स से। इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं ये? अग्नि, जल, वायु, थल और आकाश। ये मुझे याद नहीं रहता भाई, इसीलिए मैं इसे शक्तिमान में आता था। ये शक्तिमान जब आता था ना, उसमें आता था ये अग्नि और जल, वायु और थल और नीला आकाश। 5 तत्व हैं जीव में, उनसे ही प्रकाश। आपने शायद ना, आप, मैं फैन रहा हूं भाई बचपन में ना, बहुत पुराना आदमी हूं मैं, सोच के देखो, मैं शक्तिमान का फैन रहा हूं। तो शक्तिमान में एक लाइन आती थी, अग्नि और जल, वायु और थल और नीला आकाश, 5 तत्व हैं जीव में, इनसे ही प्रकाश। यानी कि ये 5 चीजें मिलेंगी और इनसे क्या बनेगा? मैटर। बट ये मैटर ही किस में कन्वर्ट होगा? प्रकाश, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो आप ध्यान से नहीं सुनते, आपके सराउंडिंग में साइंस हर जगह है, हर साइंस फिक्शन मूवी के अंदर बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं सबके अंदर। तो हम यहां तक बात कर रहे थे, लेकिन ये बात सत्य नहीं थी। इस बात में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हमें एटॉमिक लेवल तक जाने की जरूरत पड़ी, कि हमें एटम्स के सिंबल बनाने पड़ेंगे डाइवर्सिटी का, तभी हमें
पता लगेगा। हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां से चीजें अलग अलग हो रही हैं। तो इसलिए हमने इसके बारे में बात की। अब एटम्स के सिंबल से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। इसी के अंदर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूं। हमारे पास आते हैं महर्षि कनद। महर्षि कनद, याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो बोर्ड पे लिख दिया वो क्वेश्चन बन सकता है। महर्षि कनद पहले इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने एटम के बारे में बात की। इन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक चीज, हर एक पदार्थ बना हुआ है परमाणु से। परमाणु का मतलब क्या है? परम है जो अणु। परमाणु का मतलब है परम है जो अणु, यानी कि अणु से भी छोटी चीज क्या होगी? परमाणु। इसी को हम प्रेजेंटली क्या बोल रहे हैं? एटम। और इसी को हम प्रेजेंटली क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके अलावा एक और थे, एक और महान हमारे पास इंसान हुए हैं जिन्होंने हमें कुछ बताया। डॉक्ट्राइन ऑफ, सॉरी, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ मॉलिक्यूल जिन्होंने सबसे पहले हमारे पास दी, ये थे पाकुदा कात्याम। पाकुदा कात्याम, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि परमाणु आपस में जुड़ेंगे और हमारे पास मैटर बनेगा। मींस एटम कंबाइन टू फॉर्म, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये किसी पेपर में पूछा जा सकता है, एसएससी में आया हुआ है एक बार तो डायरेक्टली, और किसी एग्जाम में आया होगा, शायद जरूर आ जाए, नहीं आया तो आ जाएगा। ठीक है। तो एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल और मैटर, ये सबसे पहले हमारे पास कही पाकुदा कात्याम ने। अब इसे याद कैसे रख सकते हैं? देखो, अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये पढ़ाकू बनता है, PADHAKU। बस इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, पढ़ाकू, है ना। तो आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि पढ़ाकू से ही क्या बना हुआ है? मॉलिक्यूल। डॉक्ट्राइन ऑफ मॉलिक्यूल बेसिकली सबसे पहले आया, और एटॉमिक लेवल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कनद ने बताया। तो इसलिए हमें एटम के बारे में अब जानने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि डाइवर्सिटी कहां से आ रही है? एटॉमिक लेवल से आ रही है। अब हम बात करते हैं एटम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ एटम। हमने एटम्स के सिंबल्स किस तरीके से दिए? सबसे पहले हमने कहा कि देखो, हमारे पास जितने भी एटम आएंगे, जो ऑब्वियसली अब हम मैटर हमने देख लिया कि भाई एटम से बना हुआ है, तो एटम्स को निशान देने पड़ेंगे, सिंबल्स देने पड़ेंगे, तो ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकें। तो हमने कहा कि हम कुछ बेसिक प्रोसेस के बेसिस पे सिंबल्स बनाएंगे। जैसे जैसे हमने सिंबल दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को हमने नाम दिया। हमने देखा कि एक गैस है, कंटेनर के अंदर भाई कोई गैस है, और इस गैस को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो आपके पास वाटर बन जाता है। वाटर को हम क्या बोलते हैं लैटिन में? हाइड्रा। तो एक ऐसी गैस जो वाटर जनरेट करेगी उसे हम क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन। और सिंबल क्या बना? H। कि भाई इंग्लिश में जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आ रहा है अल्फाबेट, वो यूज कर लो, फर्स्ट सेकंड यूज कर लो, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यूज कर लो। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, सूर्य देव के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हीलियम गैस बनाते हैं, जो कि एक नोबल गैस भी है। अब लैटिन लोग भगवान सूर्य देव को क्या बोलते हैं? हीलियम। तो इसीलिए इस गैस को ही हमने क्या नाम दे दिया? हीलियम। क्योंकि H हम यूज कर चुके हैं तो हमने इसका सिंबल बना दिया He। तो इस तरीके से हम सिंबल दे रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग लोगों के हिसाब से हमने सिंबल्स बना दिए जो फेमस हो गए। जैसे हमारे पास मान लो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस, तो हम सिंबल देते हुए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे। फॉस्फोरस जो है उसका सिंबल क्या हो गया? P। फिर हमने एक एलिमेंट डिस्कवर किया जिसका नाम था पोलोनियम, क्योंकि पोलैंड में मिला था तो इसीलिए नाम रख दिया गया पोलोनियम, तो PO सिंबल बन गया। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक एलिमेंट प्लेटिनम, अब इसका P नहीं रख सकते, PO नहीं रख सकते, PL रख सकते हैं, लेकिन प्लेटिनम जब आप बोलते हैं तो P के बाद T ज्यादा साउंड करता है, तो इसीलिए सिंबल बना दिया गया PT, प्लेटिनम। तो इस तरीके से सिंबल आ गए। लेकिन जब पोटेशियम, जब पोटेशियम की डिस्कवरी हुई
तो प्रॉब्लम हो गई। पी यूज नहीं कर सकते, पीओ यूज नहीं कर सकते, पीटी यूज नहीं कर सकते, तो हम गए कैलियम पर। क्या है ये? इसका लैटिन नेम है। लैटिन में पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? कैलियम। और कैलियम से सिंबल क्या बनेगा? कि दैट विल बी द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। कि हमारे पास क्या सिंबल बन रहा है? वो बन गया के। ठीक है, कहां से आया ये? लैटिन से आया। अब लैटिन और ग्रीक हम क्यों यूज करते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक दो चीज हम और देख लेते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम सोडियम के लिए हमने क्या यूज किया? क्योंकि हम सोडियम एस यूज कर चुके थे, तो हमारे पास हमने यूज किया नेट्रियम, और इसके लिए सिंबल बना Na। अब इसमें Na क्यों यूज किया? क्योंकि N पहले से ही हम नाइट्रोजन के लिए यूज कर चुके थे। तो इस तरीके से हमने अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल दिए। हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम किसके लिए यूज होता है? मर्क्यूरी। सिंबल क्या बना? Hg। हाइड्रा मतलब वाटर, गायरम मतलब रेपेलेंट, जो वाटर को रिपेल कर दे, वाटर के साथ मिक्सअप ना हो, एक ऐसा लिक्विड, उसको हमने क्या बोला? हाइड्रागायरम, दैट इज योर मर्क्यूरी। तो इस तरीके से हमने अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स यूज किए। ऐसे ही हमारे पास क्या है? वुल्फ्रम, वुल्फ्रम, टंगस्टन। टंगस्टन को हम बहुत पुराने टाइम से जानते हैं। हमने देखा कि जो वुल्फ्स हैं उनके ऊपर लोहे के जो तीर हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते, तो हमारे पास एक दूसरी मेटल थी जो बहुत ही मजबूत थी, और उस मेटल को हमने यूज किया। और उस मेटल को क्योंकि वुल्फ को मारने के लिए यूज कर रहे थे, आर्मर्स बनाने के लिए यूज कर रहे थे जिन पे भेड़िए के पंजों का कोई असर नहीं होता था, इसीलिए उस मेटल को नाम दिया गया वुल्फ्रम, और सिंबल बना W। खैर, सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यहां पर बताना, उनके सिंबल सभी बताना वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, अगर आप HTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप CTET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीनिंग के लिए खास, और अगर आप HSSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप SSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब इसीलिए मैं जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके लैटिन में नाम है और उनके कुछ मीनिंग है, वो मैं आपको एक अलग से PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको लिंक में मिल जाएगा, नोट्स के लिए जो आपका लिंक है वहां पर आपको ये मिल जाएगा ऐप के अंदर। तो आपको सिंपली ऐप में जाके लेक्चर के साइड में जो नोट्स का ऑप्शन है वहां पर ये PDF डाउनलोड कर लेनी है, प्रिंट करके अपने नोट्स में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एटम्स के नाम दिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है, एक इंसान ने बार्कले की लैब में एक एलिमेंट बनाया तो उसका नाम रख दिया बार्केलियम। एक इंसान ने कैलिफोर्निया में एक एलिमेंट की डिस्कवरी की तो उसका नाम रख दिया कैलिफोर्नियम। बोहर के स्टूडेंट ने एलिमेंट बनाया तो उसके नाम रख दिया बोहरियम। रदरफोर्ड के स्टूडेंट ने, ऐसे कंफ्यूजन होता गया, हर एक इंसान ऐसे करता गया। अब प्रॉब्लम दूसरी ये थी कि अब जो एलिमेंट हम 118 तक हम पहुंच गए हैं, अब कोई भी बना सकता है नया एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि सारे जो नए एलिमेंट बन रहे हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन से बन रहे हैं, मतलब नेचर में नहीं मिल रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्शन से बना रहे हैं। अब मान लो कि इंडिया में कोई न्यूक्लियर वाला बना देगा, भाई हरियाणा वाले ने बना दिया तो कुछ भी नाम रख देगा, सत्तू पत्तू कुछ इस तरीके के, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए IUPAC ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि भैया हम देंगे आपको सेट ऑफ रूल्स, और वो सेट ऑफ रूल्स आप अप्लाई करेंगे जब भी आपको किसी एलिमेंट का नाम रखना है। तो एलिमेंट का नाम रखने की कंडीशन ये है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 99 प्लस होना चाहिए, यानी कि 100 ऑनवर्ड्स अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसका नाम रखते हुए, सिंबल बनाते हुए आप इन रूल्स को यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो अब हम, आपने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैं आपको एटॉमिक नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं कि एटम्स के सिंबल कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट अगर हमने डिस्कवर किया तो उसमें एटॉमिक नंबर में हमारे पास ये डिजिट होंगे। तो अब हमने इन डिजिट्स को नाम दिया। 0 के लिए हम लिखेंगे निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट। आपने पहले हेप्ट सुना होगा, ठीक है, हेप्ट नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते मैं बताता हूं, ऑक्ट और इन, ठीक है, ये वाले हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, लेट्स से हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 102,
अब मुझे इसका मुझे इसका सिंबल बताना है और मुझे इसका नाम बताना। तो हम कैसे करेंगे, देखो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, अन, 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, नील, और 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, बाई, और लास्ट में हम इसके जोड़ देंगे IUM। ओके, मान लो कि 104 है, 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन, 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील, 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, क्वैड, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, IUM। तो हमारे पास बन गया अन, नील, क्वैड, EM। सिंबल कैसे बन गया, अन में से उठाएंगे U, नील में से उठाएंगे N, क्वैड में से उठाएंगे Q। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में I आ जाए तो EM में से I को ड्रॉप कर देंगे, तो नाम बनेगा अन, नील, बाई, अम। इसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें आपको स्पेलिंग का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपने स्पेलिंग का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें, वो बातें हैं जो जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं, मिलती नहीं है, नोट स्पोर्ट्स में भी नहीं मिलती है भाई ज्यादातर, इसलिए मैं करवा रहा हूं कि हाँ आपको आसान लगे, डिफिकल्ट लग रहा है, जो भी है, बट ये आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन तब तक आसान लग रहा है जब तक आपको करवाया ना जाए। मैं भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपसे आंसर पूछूंगा ना, फिर देखते हैं आप कितनी बिना डरे कितने आसानी से उसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, मैं एक दो और एग्जांपल करवाता हूं। मान लो कि मुझे बताना है 106 और 107, इन दोनों के नाम मान लो कि मुझे बताने हैं। अब 106 का नाम क्या हो जाएगा, अन, नील, हेक्स, EM, और 107 का क्या हो जाएगा, अन, नील। अगर मान लो कि 7 को हम हेप्ट लिख दे, मान लो लेट्स से हेप्ट, EM, है ना, हालांकि ये गलत है, और एक नाम क्या होगा इसका, अन, नील, सेप्ट, EM, ये सही होगा। 7 को सेप्ट भी बोलते हैं, हेप्ट भी बोलते हैं, तो कौन सा सही है। इसका सिंबल देखो क्या बनेगा, UNH, इसका सिंबल क्या बनेगा, UNS, यहां पर सिंबल क्या बनेगा, UNH। तो अगर आपने हेक्स और हेप्ट यूज कर लिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 106 है या 107 है। सिंबल देख के आप ये नहीं बता सकते कि वो एटम कौन सा है, 106 या 107 वाला। इसीलिए हर एक एलिमेंट में देखो NUBTQPHSOE, मतलब सब में क्या है, अलग अलग है, जो वर्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग अल्फाबेट्स अलग अलग हैं, इसलिए हमने चेंज किया। रटना नहीं होता है, स्कूल में भी ना रटवाएं। मुझसे कई बार, मैं स्कूल लेवल में भी पढ़ाया मैंने, तो वहां पर बच्चे पूछते थे, मुझे उस टाइम नहीं पता था, मैं कहता बस ऐसे ही बेटा UPSC रूल है, ये बड़ा भयंकर चीज है भाई, ऐसे मत बोलो बच्चों को। मुझे प्रेजेंटली ये लगता है कि यार हम कितना गलत करते हैं ना, खुद मेहनत करने की बजाय, उसे सर्च करने की बजाय अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी वो करते हैं। तो ऐसा ना करें, ना ही किसी को ऐसे करें। टाइम मांगे बच्चों से, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे श्योरली। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो बड़ा आसान सी चीजें हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे और मैं उसके ऑप्शंस भी दे देता हूं। ठीक है, चलो आपको बताना है, नाम बताना है। मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है, जिसका एटॉमिक नंबर है 127। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अन, बाई, सेप्ट, EM, बी ऑप्शन है अन, बाई, हेप्ट, EM, और सी ऑप्शन है 1, 2, 7, EM, और डी ऑप्शन है कैन नॉट बी आंसर्ड बिकॉज एलिमेंट इज येट टू बी डिस्कवर, येट टू बी डिस्कवर। चलो फटाफट बता दो भाई जनता, किसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार में बता दो, आपको आपकी प्रिपरेशन पता लग जाएगी कि क्या है, आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। JNV का क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है ना नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। टाइम पास और ऊपर ऊपर से कंसेप्ट को पढ़ा, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। देखो ये तो वैसे ही आपको पता लग गया होगा, गलत है। ये सेप्ट और हेप्ट वाला कंसेप्ट मैंने अभी बता दिया, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आपको लग गया पता कि ये आंसर होगा सर, कि 90% को शायद पता लग गया हो। लेकिन जब आप पहली बार एग्जाम में बैठे होंगे ना, तो पहली बार जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा, हेप्ट था या सेप्ट था, क्या था, भूल गए। दूसरा, आपको
किसी बुक में बात लिखी हुई नहीं मिलती, कैन नॉट बी आंसर्ड बिकॉज इट इज नॉट डिस्कवर्ड। ना कहीं पर यह लिखा हुआ इट इज ओनली एप्लीकेबल टू डिस्कवर्ड एलिमेंट, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ किसी बुक के अंदर। बस एक बात मिल सकती है कि 99 प्लस वालों में हो सकता है। एक क्वेश्चन और आ सकता है ऐसे ही, मान लो कि 96 वाले के लिए कि बताओ अगर एप्लीकेबल कर दें, अगर एप्लीकेबल कर दें तो ये, अगर नहीं तो नहीं कर सकते भाई। 99 प्लस के लिए है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, लेकिन 99 प्लस में कितने तक ये चीज नहीं है, कितना तक हो जाए, डिस्कवर हुआ हो ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं सिर्फ उन्हीं का नाम। सेट ऑफ रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नए सिस्टम में आने पर आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि नए सिस्टम में आने पर कोई नई चीजें डिस्कवर होने पर आपको बार बार रूल्स ना बदलने पड़े। तो इसीलिए चाहे 127 डिस्कवर हुआ है या नहीं, उसका नाम दिया जा सकता है और हमारे पास ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने ये बातें नहीं सुनी हुई तो आप कंफ्यूज होंगे, 101% होंगे, और फिर आप जाएंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो जय माता दी। ये ठीक है। तो यहां पर पढ़ने का, बैच ज्वाइन करने का आपको सबसे बेहतरीन फायदा यही है कि आपको कंप्लीट डिटेल में सिलेबस मिलने वाला है। वो टाइम पास पढ़ाई जेन्युइनली हम नहीं करने वाले। तो ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की एटम्स का नोमेनक्लेचर आप किस तरीके से करने वाले हैं स्पेसिफिकली। क्लियर? आई होप आपने शायद ये कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में। देखिए, किसी भी एटम की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारे पास क्या है? सिंबल। अब सिंबल में एक और खास बात बताता हूं मैं। देखो, सिंबल के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है? इंग्लिश। ठीक है, सिंबल के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है? इंग्लिश। जो भी उसका नाम होगा उसे हम इंग्लिश में लिखेंगे, और जो उसका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेटर जो भी बन रहा है उसे हम यूज करेंगे। जब एम्बिग्यूटी आ जाए तो एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए हमने एलिमेंट्स के नाम किस लैंग्वेज में दिए? तो वो नाम हमने दिए लैटिन और ग्रीक में। एक एक चीज समझिएगा, एक एक पॉइंट से। आपने शायद इतना कभी सुना नहीं होगा मैं जितना बताने वाला हूं, कि आपने तो बस भाई सिंबल है, हाँ हो गया, कहानी खत्म। और क्वेश्चंस देखो कितने बनते हैं। सिंबल के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है? इंग्लिश। एम्बिग्यूटी में कौन सी यूज करनी है? लैटिन और ग्रीक। लेकिन जब आप सिंबल देंगे तो लैटिन और ग्रीक को भी आप किस में लिखेंगे? इंग्लिश में। जैसे मान लो कि नाम है पढ़ाकू बच्चा, ठीक है, मान लो कि लैटिन में नाम है, हिंदी में नाम है। लेकिन जब सिंबल देना है ना, तो सिंबल हम कैसे देंगे? PDHAKU पहले इंग्लिश में लिखेंगे, BACHA लेट्स से, तो मैंने सिंबल बना दिया PB, ठीक है, या फिर मैंने सिंबल बना दिया PD, जो भी आपको सही लगे। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज कोई भी हो, पहले उसे इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में लिख के फिर उसका सिंबल बनाएंगे। तो अगर कोई पूछे विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर द एटॉमिक सिंबल्स, तो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? इंग्लिश। और आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को लगता है कि लैटिन और ग्रीक। विच लैंग्वेज इज यूज्ड for the ambiguities, for the confusions, when elements have confusions in their name, then it is used as Latin and Greek. But Latin और Greek को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके सिंबल्स यूज करने। प्लीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्रिसाइज सी चीज है, और ऐसी प्रिसाइज चीजों पर ही क्वेश्चंस बन सकते हैं जिससे डर लगता है, समझ में नहीं आता कि कौन से पे आंसर लगाऊं। पहला हो गया सिंबल। दूसरे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एटम की, वो है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? अब हमें पता है कि कोई भी एटम बेसिकली 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दीज 3 आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का भी मतलब है, बिना मतलब के कोई बात नहीं होती। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब है वो पार्टिकल जो एटम का मोर देन 95% कंपोज करते हैं, यानी कि जिससे एटम का 95% या उससे ज्यादा हिस्सा बना हुआ है। पार्टिकल्स दूसरे भी हैं, जैसे पाई मेसोन्स हो गए, एप्सिलॉन्स हो गए, तो पार्टिकल तो दूसरे भी हैं, लेकिन ये एटम का ज्यादातर हिस्सा नहीं बना रहे। इसलिए हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल की, क्योंकि यही मेनली एटम की फिजिकल
और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। क्या ये डिसाइड नहीं करते? हाँ करते हैं। ये मेनली एटम की न्यूक्लियर प्रॉपर्टी और क्वांटम लेवल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, मैग्नेटिज्म और केमिकल प्रॉपर्टी, किसके साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, कितने बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऐसी प्रॉपर्टीज बेसिकली ये एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्योंकि प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे एक बच्चे का बोर्ड रोल नंबर होता है, तो बोर्ड के रोल नंबर के बारे में जानना जरूरी है। उस बोर्ड रोल नंबर के ऊपर उसकी फोटो, पेरेंट्स डिटेल, एड्रेस, सब्जेक्ट सब है। अगर वो मैच नहीं कर रही और कोई दूसरा बच्चा उसकी जगह एग्जाम दे रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बिल्कुल उसी तरीके से हर एक एटम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने उन्हें कुछ मैथमेटिकल नंबर दिए हुए हैं। एक बच्चा है, उसका रोल नंबर मान लो कि 6 है। अब वो 6 थोड़ी है, वो बस एक डिजिट है। 6 एक सिंबल है जो उस बच्चे की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई 12th क्लास में 6 रोल नंबर XYZ जो है टीचर है, सॉरी बच्चा है, तो उससे प्रॉपर्टीज पता लगती हैं। उसी तरीके से ये जो मैं आपको एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं, ये एटम की केमिकल, फिजिकल, ये सब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो पहली बात होगी फंडामेंटल पार्टिकल। एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है चाहे प्रोटॉन के बारे में। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम, कि किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है एटम के अंदर। मैं आयन नहीं कह रहा हूं। अगर आपको एक ऑप्शन मिल जाए कि सिर्फ एक ऑप्शन आपको चूज करना है कि आप एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड करेंगे, तो आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड भी किए जा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन रिमूव भी किए जा सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव करने के बाद एटम नहीं रहा, वो क्या बन गया, आयन। लेकिन दिमाग जब चल जाता है ना, जब किस्मत खराब हो तो चीजें याद नहीं रहती, एटम और आयन में डिफरेंस भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है ना। इसके बेस पे कहां एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है और फिर कहेंगे अरे सिली मिस्टेक हो गई। तो भाई सिली मिस्टेक होती है फोकस ना करके पढ़ने की वजह से, इसलिए नहीं कि आसान चीजें थी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपको जानने की कोशिश करनी है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अभी मैंने स्टेटमेंट्स बनाई थी, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये किसके बारे में बताएगा, एटॉमिक नंबर। और क्या फायदा है एटॉमिक नंबर के बारे में जानने से, पढ़ें क्यों एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, बट मेनली डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी। कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, कितनी वैलेंसी है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है ना। और इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करेंगी केमिकल प्रॉपर्टी। तो कंपोजिशन में चेंज होना, रिएक्शन करना, ये सब किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे। इसलिए भाई रटवाते रहते हैं टीचर, है ना, पहले 20 एटॉमिक नंबर याद करो, बाद में कैसे कर पाओगे। बट मीनिंग नहीं बताते कि क्यों रटवा रहा हूं भले इंसान तुझे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, ये सब चीजें। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, एटॉमिक नंबर के बारे में, जो मेनली हमें यहां पर बात करनी थी। पहले मैंने आपको सिंबल के बारे में बताया, फिर मैंने ये बताया लैटिन हम क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं। एटॉमिक नंबर के साथ ही हमने एक लैंग्वेज यूज की, लैटिन और ग्रीक। क्यों यूज की, देखो मान लो कि इंडिया का संदीप अमेरिका में जाके सैंडी बन गया, यहां से मान लो कि वो मेरे पैसे लेके भाग गया, वहां जाके उसने एक अंग्रेज के डॉलर उठा लिए, बाई चांस वो अंग्रेज ढूंढते हुए आया, मैं कह रहा हूँ भाई संदीप बहुत भयानक आदमी है, मेरे पैसे मार गया। अंग्रेज कह रहा है यार सैंडी ही इज अ बास्टर्ड, भाई मेरा नुकसान करवा दिया, काम कर गया, पैसे ले गया। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाम है तो बुरा मत मानिएगा किसी का। तो मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इंडिया का संदीप अमेरिका में सैंडी है, तो दोनों में कंफ्यूजन है, दोनों एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है। अब उसी तरीके से मान लो कि सबको आजादी मिल जाती कि भाई आप अपनी लैंग्वेज में नाम रख सकते हैं, तो इंडिया वाले तो भाई सत्तू फत्तू कुछ ऐसा नाम रख देते, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। तो हमने एक ऐसी लैंग्वेज उठाई जो सबके लिए इक्वल रहेगी, चाहे अमेरिका का साइंटिस्ट, चाहे इंडिया का साइंटिस्ट, चाहे इंग्लैंड का साइंटिस्ट, कहीं का हो, चाहे चाइनीज हो, हर किसी के लिए एक नई लैंग्वेज होगी, और नई लैंग्वेज होगी तो वो सबके लिए बराबर होगी। इसीलिए हम लैटिन और ग्रीक यूज करते हैं। तो ये जो आप सिंबल पढ़ते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ओमेगा, ये सब कहां से आए, लैटिन से, ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। मैं एंगल को थीटा कह रहा हूं, एक अंग्रेज कुछ और कह रहा है, हम एंगल को कोण कहते रहेंगे, वो कुछ और कहता रहेगा, तो सिंबल थीटा बना दिया। अब कोण लिखिए चाहे आप
चाहे आप एंगल लिखिए, लेकिन जब इस निशान की बात आएगी ना तो आप समझ जाएंगे क्या मतलब है। दो साइड मिली हुई है, एक खास उस पे स्लैंट है, झुकी पुकी जो भी होता है। मैथ्स में नहीं घुसते भाई, बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, अपने बस की भी नहीं है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों को सिंबल से हमने एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए हम ये वाली लैंग्वेज यहां पर यूज कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या मीनिंग है एटॉमिक नंबर का, और सबसे मेनली किस पे डिपेंड करेगा, वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखा कितना कुछ है जानने को, इन छोटे छोटे वर्ड्स में बहुत कुछ है, यही ऑप्शन बनते हैं यार। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछेगा बताओ कि एटम क्या होता है और एक ऑप्शन डाल देगा फ्लावर, एक ऑप्शन डाल देगा नाइट्रोजन, एक कुछ और डालेगा ऑप्शन वही, उसी से मिलते जुलते, और मिलती जुलती बातें जब आपने नहीं सुनी होती, नहीं पढ़ी होती, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई कि एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। याद रखिएगा, यूनिवर्सल है ये, चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में अगर उसने जेड लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब आते हैं, तो हमारे पास सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, कौन से पार्टिकल के बारे में बताता है, ये हो गया। अब हम आते हैं मास नंबर पे। सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मास नंबर। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूं, क्या एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों एक ही चीज है? आप क्लास में पढ़ाते हुए भी ये यूज कर रहे हैं। बच्चा पूछता है कि सर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, और आप कह देते हैं 14। अगर आप एज ए टीचर हैं तो शायद आपने गड़बड़ की हो, मैंने तो की थी स्टार्टिंग में। जब मैंने टीच करना शुरू किया मुझे लगता था कि एक ही चीज है, बट अगर एक ही चीज है तो दो दो क्यों यूज कर रहे हैं? इसकी वजह बताते हैं। लेट्स से कि मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा हूं और मुझसे एक इंसान कहता है कि सर आपका वजन कितना है। मैं कहता हूं कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर है, एक बॉडी पार्ट है, एक गर्दन है, तो कुल मिला के 2 4 5 6 6 है भाई। क्या मेरा आंसर सही है? वो मुझसे वजन पूछ रहा है और मैं उसको काउंटिंग बता रहा हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 6 चीजें ही हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट टोटल वेट भी बना रही है। तो मैंने बस बताने का तरीका गलत कर दिया, लेकिन देखा जाए तो मैं ऑलमोस्ट रिजल्ट के ऊपर था। अब एटॉमिक मास, कल मैंने मास लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मास एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। मैं जिन एटम से बना हुआ हूं, उन एटम्स का जो नेट इनबिल्ट सब्सटेंस है, उसका जो सम है, उसका जो वजन है, वो मेरे पास क्या है, मास। वेट क्या होता है? वेट होता है कि मैं फोर्स कितना लगा रहा हूं। मेरा वेट चांद पर कम इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चांद के ऊपर फोर्स कम लगा रहा हूं। लेकिन ये थोड़ा कि मेरा एटम कम हो गई, मैं आधे एटम धरती पर छोड़ गया, मेरे 6 गुना एटम भाई धरती पे रह गए, इसलिए मेरा वहां जाके वजन 6 गुना कम हो गया। नो, इट्स अबाउट फोर्स। क्या फोर्स कितना लगा रहे हैं? तो मास एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जो कहीं पर भी चेंज नहीं होती। चाहे आप चांद पे जाओ, चाहे आप धरती पे जाओ, चाहे आप मार्स पे जाओ, कहीं पर चले जाओ, मास आपका सेम रहने वाला है। तो एटम का मास कैसे डिसाइड करेंगे? लेट्स से कि मैं वेइंग मशीन पे खड़ा था, मेरा वजन है 75 केजी, मैंने एक बाल तोड़ा और भाई जमीन पे गिरा दिया। अब बताओ वजन कितना हो गया? अब मेरा वजन कितना हुआ? अब भी मेरा वजन 75 केजी है, लेकिन देखा जाए तो मेरा वजन कम हो गया। उस एक हेयर की वजह से वो नीचे गिर गया, मेरा वजन कम हुआ है, लेकिन वो पता नहीं लग रहा है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है एटम का मास। एटम का मास किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई मेसॉन्स, एप्सिलॉन्स, जितने भी पार्टिकल हैं, फंडामेंटल प्लस अदर पार्टिकल्स, उन सभी का मास मिला के जो मास होगा वो होगा एटॉमिक मास, जो आप यूज ही नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं वो भी बताने वाला हूं। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर को जोड़ते हैं कि कितने प्रोटॉन हैं उसमें और कितने न्यूट्रॉन हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसे ए से, यानी कि ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। लेकिन फिर आज तक टीचर इसे यूज क्यों करते आ रहे हैं? उन्होंने कभी किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई एटॉमिक मास और मास नंबर अलग होते हैं, इसको अलग से पढ़ाओ, अलग से पढ़ो? इसकी एक वजह बात करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं कि एक प्रोटॉन किसके बराबर है या एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर है 1/837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। मैं फिर से कह रहा हूं, जो बोर्ड पे लिख दिया उसको ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेटली 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन। ये एग्जैक्ट है।
नॉर्मली अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी एटम के अंदर एक प्रोटॉन वजन बढ़ाना है तो आपको उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। हमारे पास जो सबसे भारी एटम है, जो सबसे लास्ट एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 118। यानी कि सिंबल क्या है? UUO, है ना, अनऑक्टियम। यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 118 इलेक्ट्रॉन। मुझे कितने करने हैं? 2000। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर लगभग 18 टाइम्स और इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो जाके मेरे पास लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। 18-20 टाइम्स मान लो कि लगभग आपने इसमें इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, तब जाके इसके अंदर एक प्रोटॉन के बराबर वजन बढ़ेगा, सिर्फ एक प्रोटॉन के बराबर। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल। इसलिए वो बाल है, ये एटम का वो बाल है जो नीचे गिर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता, देखो अगर मैं अपना वजन बता रहा हूं तो मैं ये कह रहा था ना, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, एक बॉडी है, एक मुंडी है भाई, तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग गया कि कितना वजन है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 100-200 बाल भी बचे हुए हैं सिर पे, है ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल है, बट वो है हिस्सा उसका। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एटम की है, मेनली फिजिकल और केमिकल दोनों हालांकि, लेकिन जो फिजिकल है और न्यूक्लियर, अरे भले आदमियों ध्यान से सुनना और नोट कर लेना, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ये किस पर डिपेंड करती हैं? मास नंबर पर डिपेंड करती हैं, कि एटम का बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें जो हैं, ये मेनली अगर एटम की बात करें तो एटॉमिक लेवल पर अगर बात करें तो ये किस पर डिपेंड करेंगी? मास नंबर पर। जैसे एक बच्चे का क्लास रोल नंबर होता है और बोर्ड रोल नंबर भी होता है, दोनों नंबर बच्चे की अलग अलग प्रॉपर्टी बताते हैं, उसी तरीके से एक एटम के दो अलग अलग नंबर हैं जो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ न्यूक्लियन। मैं फिर से कह रहा हूं, ये वर्ड्स वो यूज कर देगा और भूल जाओगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ न्यूक्लियन। यानी कि वो पार्टिकल जो कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं एटम के, उनको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियन। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, तो सम ऑफ न्यूक्लियन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास किसके बारे में है? एटम के मास के बारे में। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं 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 नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। एटम का मास जो है यही मेन किस्सा है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके देगा। अभी मैंने आपको बेसिक चीजें यहां पर एक्सप्लेन की कि एटॉमिक मास और मास नंबर, पहली बात तो अलग अलग चीजें होती हैं, क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं यहां पर एक और चीज यहां पर आपको एक्सप्लेन करके देता हूं कि हम मास निकालेंगे कैसे। सबसे पहले अगले जो क्वेश्चन आता है कि हमें एटम का मास निकालना है, ठीक है। किसने कही सबसे पहले ये बात? सबसे पहले हमारे पास ये बात कही डॉल्टन बाबा ने, स्कूल टीचर थे, है ना। तो डॉल्टन बाबा ने 1818 में सबसे पहले ये कही कि भाई जो तुम कह रहे हो ना कि दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें हैं और ये छोटे छोटे एटम से बनी हुई हैं, तो उस एटम का भी वजन होता है। ये सबसे पहले एक स्कूल टीचर डॉल्टन ने कही थी। मास का उससे पहले कोई फंडा नहीं। लेकिन एटम का मास निकालने में जो हमारे पास मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एटम डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। भाई जो चीज अकेली है ही नहीं उसका वजन कैसे निकाले? आपने विक्रम वेताल देखा है? विक्रम वेताल में विक्रम के कंधे पर हमेशा वेताल एक जिन बैठा रहता है, तो अगर वो वेताल उसे छोड़ेगा नहीं तो उसे वो वजन कैसे निकालेंगे? अगर वजन निकालेंगे तो दोनों का इकट्ठा आएगा। अब एटम नेचर में फ्रीली है नहीं, जुड़ा हुआ है, तो जब भी वजन निकालते हैं उसके साथ जुड़े हुए एटम्स का भी वजन आता है, यानी कि मॉलिक्यूल का वजन निकलता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। जैसे मेरा वजन निकालना तो आसान है, लेकिन एक हेयर का वजन कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और तीसरा सबसे बड़ा इशू, इंस्ट्रूमेंटेशन। भाई इंस्ट्रूमेंट कहां से लेके आए जिससे वजन निकाल सके इतनी स्मॉल पार्टिकल का? एटम का जो साइज हम मान के चलते हैं, नोट डाउन करिएगा, वो हम मान के चलते हैं 10⁻⁻⁻10 मीटर की रेंज में। सोच के देखो कितना छोटा है।
ये मानते हैं, एज्यूम्ड साइज है नहीं इतना, सबका अलग अलग होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइज छोटा या बड़ा होता है, बट जो एक स्टैंडर्ड साइज माना जाता है वो माना जाता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज माना जाता है 10⁻⁻15 मीटर। इसीलिए कहते हैं कि एक एटम के अंदर लगभग 1 लाख न्यूक्लियस आ सकते हैं। तो ओवरऑल बेसिकली हमारे पास साइज बहुत ही स्मॉल है, जिसकी वजह से उसे मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स थी। अब कहानी ये आती है कि एटम का साइज नापना ही क्यों है, मेजर ही क्यों करना है भाई, एटम का मास हमें कैलकुलेट ही क्यों करना है, क्या जरूरत है एटम का मास फाइंड आउट करने की, क्या एग्जैक्ट मास फाइंड आउट करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। कैसे, लेट्स से कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, और जब मैं इसे गर्म करता हूं तो मेरे पास बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर से कह रहा हूं, रिएक्शंस कोई मत रटिएगा, रिएक्शंस मैं आपको करनी सिखाऊंगा कि किस तरीके से करनी है। ओके, अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, लेकिन अगर मैं कार्बन को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूं तो भी मेरे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में मान लेते हैं कि कार्बन का मास जो है वो 100 है, मान लेते हैं कि कार्बन का मास 100 है और ऑक्सीजन का भाई 200 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में रेशियो कितनी आ गई, 100:400, यानी कि 1:4। लेकिन अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी कार्बन 100 और यहां पर भी कार्बन कितना हो, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 400। रेशियो यहां पर भी क्या है, 1:4। यानी कि एटम कहां से जुड़े इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एटम जब जुड़ेंगे कोई भी एक मैटर बनाने के लिए, तो उसमें वो हमेशा किस में जुड़ेंगे, एक फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे। प्रेजेंट के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मास पता है। कार्बन का मास है 12 यूनिट और ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 3:4 की रेशियो में ये आ गई, 3:8, सॉरी 3:8 की रेशियो में आ गई। यानी कि 3 ग्राम कार्बन अगर है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मिनिमम लगेगा, ताकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन सके मिनिमम सिंथेसाइज करने के लिए। तो अगर मैं मान लो कि जिस स्केल से मैंने कार्बन का मास 12 निकाला है, पहली बात तो ये कार्बन का मास 12 क्या है आपको यही पता नहीं है या नहीं पता, लेकिन एक बार समझिएगा, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं कार्बन का मास 6 मान लूं, अब आप ये कह सकते हैं सर 6 कैसे मान लोगे, क्योंकि 12 भी माना हुआ है भाई, है नहीं। तो अगर कार्बन का मास में 6 मान लूं तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। रेशियो अब भी क्या रहेगी, 3:8 की रेशियो रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रेशियो चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर इसी कार्बन और ऑक्सीजन को मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में जोड़ूं तो कार्बन का मास हो गया 12 और ऑक्सीजन का मास हो गया 16, रेशियो हो गई 3:4। जब तक आप रेफरेंस चेंज नहीं करेंगे तब तक आपके पास सेम कंपाउंड बनता रहेगा। आपने अगर रेफरेंस चेंज कर दिया, आपने रेशियो चेंज कर दी, तो आपके पास चीजें बदल जाएंगी। मैं इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि भाई हमने कहा कि दुनिया में कौन सबसे खूबसूरत आदमी है, चलो मैं खुद को ही रेफरेंस में ले लेता हूं भाई। ठीक है, हमने कहा कि दुनिया में कौन सबसे हैंडसम इंसान है, और इसको कंपेयर कर रहे हैं भाई, मान लो कि ऋतिक रोशन से कंपेयर कर रहे हैं, 6 पैक विक पैक वाला आदमी है। कौन है हम दोनों में स्मार्ट, ऑब्वियसली ऋतिक रोशन स्मार्ट है। क्यों है ये स्मार्ट, क्योंकि रेफरेंस क्या है, 6 पैक, और रेफरेंस क्या है, फेयर कलर, और रेफरेंस क्या है, मनी भाई भी इसके पास ज्यादा है, और रेफरेंस क्या हो सकता है, चलो हेयर भाई थोड़े बहुत मुझसे ज्यादा ही बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये स्मार्ट आदमी है। मैं बदसूरत आदमी हूं, ढपोल आदमी हूं। मान लो कि हमारे पास है गोलम, और मुझसे ही कंपेयर किया जा रहा है। गोलम कौन है, सर्च करना, लॉर्ड ऑफ द रिंग का एक कैरेक्टर है, भयानक डरावना है। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग में है गोलम, बस सर्च करोगे तो आ जाएगा। अब गोलम से अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई मैं गोलम के कंपैरिजन में भयंकर स्मार्ट आदमी हूं, मुझसे स्मार्ट कोई है ही नहीं अगर गोलम से कंपेयर किया जाए तो कहने का मतलब यह है कि आपका रेफरेंस डिसाइड करता है कि आप कितने ज्यादा स्मार्ट या कितने ज्यादा बदसूरत है। लेकिन मान लो कि मैं भैया यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के करोड़पति आदमी बन जाता हूं, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेता हूं, जिम विम ज्वाइन करके 6 पैक निकाल लेता हूं। अब हम दोनों में स्मार्ट आदमी कौन है, अब मैं स्मार्ट आदमी हूं इससे, अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो अब स्मार्ट आदमी कौन है, ये वाला, अब ये बदसूरत हो गया। यानी कि आपका रेफरेंस पॉइंट इस दुनिया में सारी चीजें डिसाइड कर रहा है कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं। आप अच्छे हैं या बुरे आपसे डिसाइड नहीं होता। आपके पड़ोस वाले ने जॉब ले ली, आप घर में बैठे हुए हो, तो आप दुनिया के सबसे निकम्मे पुत्र या पुत्री हो। लेकिन
अगर आपका पड़ोसी भाग गया किसी के साथ या किसी की बेटी निकल गई किसी के साथ और आप घर में टिके हुए हो, तो आप देवी हो, अवतरित इंसान हो आप अपने घर वालों के लिए। तो कंपेयर करना है रेफरेंस से, रेफरेंस डिसाइड करता है। तो हमने कहा कि फिर एटम का एग्जैक्ट वजन निकालना ही क्यों है, जब हमें कंपैरिजन से काम चल जाएगा। तो हमने कहा कि एटम का हम वजन निकालेंगे कंपैरिजन में, और सबसे पहला जो हमने कंपैरिजन किया वो हमने किया हाइड्रोजन के साथ। क्यों भैया हाइड्रोजन के साथ क्यों करेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन उस टाइम पर नॉन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, सबसे हल्का एलिमेंट था। तो हमने कहा सबको इससे कंपेयर करेंगे, और हमने माना कि हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 यूनिट। माना भाई, है नहीं, हमने मान लिया कि इसका मास कितना है, 1 यूनिट है। और हमने बाकी सभी एटम्स को इससे कंपेयर किया। तो जब आप कहते हैं ना कि कार्बन का मास 12 है, वो माना गया है नहीं, किसी के कंपैरिजन में है वो, लेकिन हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया नेग्लेक्ट? याद रखिएगा, क्योंकि इससे जब आप एटम्स का मास निकालते हैं तो एटम्स का मास आता है फ्रैक्शनल। कोई 1.7 टाइम्स है, कोई 2.5 टाइम्स है, कोई 3.8 टाइम्स है। तो केमिकल कैलकुलेशंस इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई कि हमने उसे क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, उसे कैंसल आउट कर दिया। अब हमें एक नया रेफरेंस चाहिए था, जब हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद हमें एक नया रेफरेंस मिला, नया रेफरेंस जो ऑक्सीजन आया। अच्छा, अब हमने ऑक्सीजन क्यों लिया? ऑक्सीजन इसलिए चुना गया बिकॉज इट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इट रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इसलिए क्योंकि मास हम रिएक्शन करवा के निकाल रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी रही, ये फ्रैक्शनल मास वाला फंडा अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो हमें एक नया रेफरेंस चाहिए था। उसके बाद हमने एक नया रेफरेंस लिया जो हम प्रेजेंटली भी यूज कर रहे हैं। हमने माना रेफरेंस कार्बन एटम को, कार्बन एटम। लेकिन नेचर में कार्बन के 3 टाइप ऑफ एटम है। एक कार्बन जिसका मास नंबर है 12, एक जिसका है 13 और एक जिसका 14 है। तो हमने रेफरेंस के लिए ऑप्ट किया C12। क्यों? एक तो इसकी मैक्सिमम अबंडेंस है, मैक्सिमम अबंडेंस है 99.9% ये है। ये वाला रेडियो एक्टिव है, ये वाला बहुत कम है, इसलिए इन्हें अवॉइड कर दिया। तो C12 लिया। हमने माना कि कार्बन का अगर एक एटम है तो उसका वजन किसके इक्वल है, 12 यूनिट के इक्वल है। अगर मैं इसके 12 पार्ट्स कर दूं, ये मैंने इसके 12 पार्ट्स कर दिए, तो इसका एक हिस्सा, लेट्स से कि ये मैंने काट के यहां कर लिया, तो इसका एक हिस्सा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। अब इसे हम कहेंगे 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मान लो कि मुझे हम सबका वजन निकालना है। मेरा वजन मैंने मान लिया 12 यूनिट, मेरे 12 हिस्से कर दिए। भाई मेरी मुंडी, एक तरफ तराजू में मेरी मुंडी रखी हुई है, दूसरी तरफ आप बैठे। मान लो कि आप मेरी मुंडी से 50 गुना भारी हो, तो आपका वजन कितना हुआ, 50 यूनिट। केजी नहीं है ये, तो ये 50 यूनिट है, क्योंकि ये इस एक यूनिट के कंपैरिजन में है। उसी तरीके से कार्बन एटम के हमने 12 हिस्से किए और उस एक हिस्से का वजन कितना है, 1 यूनिट। अब हम बाकी सभी एटम और मॉलिक्यूल्स को इससे कंपेयर करेंगे। तो एक तरीके से जब आप कहते हैं ना कि सोडियम का मास 23 है, इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन के 12वें हिस्से से कितने टाइम्स हैवियर है, 23 टाइम्स हैवियर है। जब आप कहते हैं कि H2SO4 का मास 98, क्या U है, U का मतलब होता है अननोन, जब पता लगेगा तब बता देंगे। 98 यूनिट है, इसका मतलब ये कार्बन एटम के 12वें हिस्से से 98 टाइम्स हैवियर है। ये मीनिंग है मास जो आप पढ़ते हैं ना, इसका ये मीनिंग है। जो आप सिर्फ कह रहे हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये मीनिंग है। अब इस मास को मैं क्या बोलूंगा, इस मास को मैं बोलूंगा, क्योंकि ये रेफरेंस के बेस में है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं, पहले तो इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर कोई कहे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है, मतलब रेफरेंस क्या है, तो वो है भाई 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। और अगर कोई कहे यूनिफाइड मास क्या है या रिलेटिव मास क्या है, रिलेटिव मास या यूनिफाइड मास क्या है, अरे भाई जबरदस्त पॉइंट बता रहा हूं। अगर कोई कहे AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो वो है कार्बन का 12वां हिस्सा। लेकिन अगर कोई कहे यूनिफाइड मास या रिलेटिव मास क्या है, तो वो है मास
ऑफ ए सब्सटेंस, वो किसी सब्सटेंस का मास है, इन कंपैरिजन टू AMU। भाई कंसेप्ट है ये, अगर समझ में आ गया ना तो मान के चलो जबरदस्त चीज आपने कर ली है। आप केमिस्ट्री का स्क्रीनिंग हो या कोई भी अच्छा एग्जाम आ जाए, उसमें आप भीड़ में से अलग होंगे अगर आपको एक कंसेप्ट आ रहा। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे जो बायो वाला, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला गलत करके आते हैं, आप वो क्वेश्चन सही करके आओगे। तो कंपटीशन कम करने वाला क्वेश्चन बात है ये। तो AMU स्केल है और ये तरीका है यूनिफाइड मास। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिफाइड मास में, रिलेटिव मास में और इसमें AMU में। तो AMU है किससे कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद जो आया वो यूनिफाइड या रिलेटिव मास है। जैसे मेरी मुंडी, वो भाई AMU है, याद रखना। और आपका वजन, आप उससे 50 टाइम्स हैवियर है, तो आपका मास यूनिफाइड मास है, रिलेटिव मास है। ये मीनिंग होता है। तो इस तरीके से हम एटम और मॉलिक्यूल्स के मास निकालते हैं। तो जब आप कहते हैं ना कि कार्बन का, जैसे आप कहते हैं नाइट्रोजन का मास 14 है, तो 14 क्या, 14 यूनिट। जब आप कहते हैं कैल्शियम का मास 40 है, तो 40 क्या, यूनिट, यानी कि ये यूनिफाइड मास है। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि ये तो यूनिफाइड हो गया, एक्चुअल मास कितना होगा किसी चीज का। अगर हमें एक्चुअल मास निकालना हो, रियल मास निकालना, जैसे मेरा वजन भाई 75 kg है, ऐसे ही किसी एटम का अगर ग्राम, किलोग्राम्स में हमें वजन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल मास निकालने के लिए हमें एक यूनिट का मास पता होना चाहिए। लेट्स से ये मेरी मुंडी थी, और भाई ये मैंने मान लिया कि ये 5 kg की है। अब आपका वजन जो है वो इसके कंपैरिजन में कितना था, 50 यूनिट। अगर ये 1 यूनिट था, अब आपका वजन बताओ कितना है। तो आपका वजन कितना हो जाएगा, 50। 1 यूनिट का कितना है, 5, तो आपका वजन है 250 kg। अरे भाई साहब, तो आपका वजन कितना हो गया, 250 kg। तो देखा, यूनिट का ये फायदा होता है। यूनिट हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता नहीं होता। यू लिख देते हैं कि जिस दिन पता लगेगा उस दिन सारी चीजों को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नेचर का कोई लॉ नहीं बदलेगा। ये वाली कहानी चल रही थी। अब यूनिट वाला फंडा मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से निकालना है। फिर हमने कहा कि अच्छा फिर ये बता दो, AMU यानी कि 1 यूनिट, उसका मास कितना है रियल में। तो हमारे पास एक टेक्निक आई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। याद रखिएगा, क्या आया, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इस टेक्निक से हमने एटम की 1 यूनिट का वजन निकाला, और वो हमारे पास आया 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर कोई कहे कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का वजन बताओ, एक मॉलिक्यूल का वजन, तो वो कितना है, 18 यूनिट। और अगर कोई कहे एक्चुअल वेट बताओ, तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये एक्चुअल वेट है। भाई बोलो कहां नहीं आया है क्वेश्चन? केवी में क्वेश्चन आया हुआ है, एनवीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कहां आया था अभी, पीयू में, पी टेट में क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है। एच टेट में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कुछ ऐसा आया है कि नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग में पक्का आ जाएगा। एनालिसिस चल रहा है भाई, सारा ज्ञान दे देंगे, चिंता मत करो, बस लगे रहो, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, डाउट्स मत छोड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डाउट मत रखिए। आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए। भाई मैंने स्पेसिफिकली ऐप पर नंबर इसीलिए डाला है कि किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सके। एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए, तम्स लगा के पढ़िए, लेक्चर की असाइनमेंट्स जरूर सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको वो अपलोड करनी है। आप ऐप में अपलोड करेंगे, मेरे पास आएंगे, वो मैं चेक करूंगा कि आप क्या एरर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज ये दोनों काम आपको करने ही करने। एक सिंपल सी फोटो लेके अपलोड हो जाएगा, 20 MB से कम रखिएगा, बस इतना कोशिश करिएगा। कहीं आप भाई अमीर आदमी हो, आईफोन वाले, और बहुत बड़ा फोटो का साइज हो जाए, तो बस थोड़ा सा कंपेरेबल साइज रखिएगा, हैंग हो जाए कहीं सारा सिस्टम। तो इतना सा आपको करना है, बाकी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। इस कंसेप्ट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूं, और भी हम आगे डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्टे ट्यून्ड।